अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। मुल्क में माशी बहरान, महंगाई, गैस, बिजली और दीगर मसाइल अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो सियासी दंगल पर दी जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से रोज़ ही कोई ना कोई सियासी अखाड़े में एक दूसरे के सामने उतरता है और जारहाना अंदाज में धमकियाँ दी जाती हैं। हुकूमत गिराने के दावे जनाब ऐसे किए जा रहे हैं जैसे ख़ज़ा में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। PTI एक अरसे तक अपोजिशन में रही है, लेकिन उनके रवैयों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपोजिशन ही बर्दाश्त नहीं हो रही। फैसल वावदा को ही देख लीजिए, आज एक सवाल पर उन्हें जलाल आ गया और 10 सेकंड में ही माजरत का ख्याल भी आ गया। आज साथ साथ जिक्र करूंगी बाकमाल लोगों के लाजवाब फैसले का, लेकिन हेडलाइंस के बाद। सदर ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी की मंजूरी दे दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा बतौर चीफ जस्टिस 18 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस साकिब निसार 17 जनवरी को ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। फिलहाल कोई नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हो गया। JIT में शामिल तमाम नामों को इनफरादी तौर पर देखा जाएगा, फिर ACL से नाम निकाले जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं रिव्यू कमेटी बना दी गई है जो तमाम नामों का असर नौ जायजा लेगी। ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ECL के ऊपर डालने पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप पैसे दे दें मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को और पता चले कि वो पैसे बाद में दुबई में बरामद होंगे, वो पैसे दोबारा लंदन में बरामद होंगे। कराची की तरक्की बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। कराची के लिए खुसूसी कमेटी बनाई गई है, महरूमियाँ दूर करेंगे। फवाद चौधरी का साईं सरकार पर तंज, बोले सिंध के पैसे अवाम के बजाय जरदारी ग्रुप पर खर्च हो गए, महल्लात खरीदे गए। सिंध के हालात का PP के 4 बंदों के अलावा सबको पता है। इसी माँ की बद्दुआ पीपल्स पार्टी को ले डूबी। हमें धमकियाँ न दें, अपने केसेस पर तवज्जो दें। जो लोग रात को नरमो गुदाज बिस्तर पे जिनको नींद नहीं आई, उनको जेल की चटाइयों पे कहाँ नींद आएगी। लिहाजा ये धमकियां तो ना ही दें और अपने जो केसेस हैं उनकी ऊपर तवज्जो दें। JIT के रवैये और उसके काम की मजम्मत करते हैं। JIT सिर्फ जाली कंपनीज की चेकिंग के लिए बनाई गई। एक तरफा रिपोर्ट पर तमाशा लगाया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की शदीद तनकीद, बोले JIT रिपोर्ट में हमारा मौक़िफ़ भी शामिल नहीं, खबरदार कर दिया। हम हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते। इनके वज़रा जनाब चढ़ दौड़े, कभी सिंध गवर्नमेंट गिराने, कभी गवर्नर राज लगाने। तो भाई तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम सिंध गवर्नमेंट गिरा लोगे। हम इनकी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते, ये हमारा तसलसल के साथ स्टैंड है। शहबाज शरीफ पहले अपने जराइम का हिसाब दें और फिर मुझे बुलाएं। किसी का नौकर नहीं कि एक दिन के नोटिस पर आऊं। मेरी मिनिस्ट्री PAC में पेश नहीं होगी। वफाकी वजीर फैसल वावदा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सख्त अंदाज, सहाफ़ी को भी झड़क दिया। फैसल वावदा के रवैये पर सहाफ़ियों का एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। वफाकी वजीर का यू टर्न, फौरन माजरत कर ली। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर कर देता। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर, मैं इस बात पर आपसे माजरत ये कर लेता हूँ। हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। आपका ये रवैया रहेगा हुकूमत चलाने का, हम इस तरह आपको चलने नहीं देंगे। हमें खौफ है कहीं जो शवायद हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए, लिहाजा हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते। सिंध को पत्थर के जमाने से बाहर निकालने के लिए पीपल्स पार्टी की मदद कर रहे हैं। हुकूमत नजर नहीं आ रही, ये रवैया रहा तो हुकूमत चलने नहीं देंगे। खुर्रम शेर जमान की फिर सिंध हुकूमत को धमकी,
कहा खदशा है मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद ज़ाया न कर दिए जाएं, मुराद अली शाह फौरी इस्तीफा दें। सिंध हुकूमत सदर का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था जिसको आप गिरा देंगे। सिंध हुकूमत एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। पानी के मसले से निकले नहीं थे, गैस का मसला पैदा कर दिया गया। कराची पाकिस्तान को चला रहा है, यहाँ की मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तज़ा वहाब का कर्रारा जवाब, कहा हुकूमत महलाती साजिशें छोड़ दे, आइन के मुताबिक चले। ज्यादा शोर मचाया तो पंजाब वफाक की हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। सिंध के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ ठोक बजाकर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और सिंध के तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। यौम कश्मीर, यौम आज़ादी की छुट्टी भी ख़त्म करने का फैसला। शाह लतीफ़ का उर्स, यौम पाकिस्तान और 11 सितंबर की छुट्टी ख़त्म कर दी गई। तलबा स्कूल की खुसूसी तक़रीबात में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी जनाब, और सबसे पहले बात कर लेती हूँ। बड़े बूढ़े सियाने कहते रहे कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन शायद तब्दीली सरकार के वज़रा इस बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। और कैसे दे जनाब, उनकी बचत के लिए यू टर्न पॉलिसी है ना, जिसकी इजाज़त उन्हें शायद खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दे चुके हैं। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर फैसल वावडा, जिनका अंदाज़ बड़ा जारहाना था, चेयरमैन PSC से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर पहले तो भड़क उठे और फिर एहसास हो गया तो फौरी तौर पर माजरत भी कर ली। देखें ज़रा। आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूँ, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूँ। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता, माइक में उठा के उधर कर देता। आगे देखिए जी, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर, मैं इस बात पर आपसे माजरत ये कर लेता हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर। फैसल वावडा साहब खुद ऑपोजिशन किया, लेकिन अब तक ऑपोजिशन के मोड से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। फैसल वावडा ने ये 10 सेकंड में माजरत कर ली, लेकिन सहाफ़ी न माने। मजबूरन वफाकी वजीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। रवैयों में तलखियां जनाब बढ़ती जा रही हैं। पीपल्स पार्टी और PTI भी आमने सामने आ गए। बस सदर ज़रदारी हमें इजाजत दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। भाई अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सके? उतार का लिया हो वज़ीर इत्तलात बात करता है। मुराद अली शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए। मुल्क का सबसे पॉपुलर वज़ीर आला है। मुराद अली शाह फौरी तौर पर इस्तीफा दें। तो देखिए क्या उनके पास मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। उनको लूटा है, अवाम को लूटा है। लोगों को चोर डाकू कहना, इनसे कुछ नहीं होना। होश के नाखून लो और इस बात को समझ लो, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। ये खुद गिरने में पड़े हुए, आप तैयारी कर लें। हमने तैयारी कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। PTI सिंध के है कहाँ यार? आप तैयारी कर लें। फिर बता रहा, भाव ने कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार। तो ये ख्वाब उनका कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। जब ये गरीब का पैसा तुम लोग खा रहे थे, दिल क्यों नहीं दुख रहा था जरदारी साहब आपका? मेरे भाइयों दोस्तों, घबराने की कोई बात, किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं, कोई भी झुका नहीं सकता। चलिए, साल के आगाज में कहा जा सकता है कि तब्दीली आ रही है, क्योंकि पहले PTI और नून लीग हुआ करता था, पीपल्स पार्टी और PTI के इनके दरमियान रोजाना की बुनियाद पर महाज हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर तलखियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला भी हम जू का तू देख रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। PTI की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुसलसल इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वार्निंग दी जा रही है। सिंध को जो ना हमने स्टोन एज से बाहर निकालना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर कल आए थे, सिंध सेक्रेटरीट नुमाइशी दौरा किया है। सिंध हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। आपका ये रवैया रहेगा हुकूमत चलाने का, हम इस तरह आपको चलने नहीं देंगे। हमें खौफ है कहीं जो शवायद हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। लिहाजा हम दूध की रखवाली के लिए
बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक सारी तहकीकात मुकम्मल ना हो जाएं, फिर डिमांड करते हैं कि मुराद अली शाह फौरी तौर पर रिजाइन करें। ये एक तरीके से हमारी वार्निंग समझ लें, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है मामला जिस तरफ जाए। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में जब पीपल्स पार्टी से बात हो रही थी तो उनका मौक़िफ़ यही आ रहा था कि हम तो एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं, यानी जो पीटीआई की जानिब से किया जाता है फिर उसका रिएक्शन हमारी जानिब से दिया जाता है। खुर्रम शेर ज़मान साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत नज़र नहीं आ रही है, ये रवैया रहा तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी फिर पीटीआई को खबरदार किया, यानी कि अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो वो बात कर रहे हैं कि हम एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़्यादा शोर मचाया तो वफाक और पंजाब में हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। 5 माह गुजर गए, हमारे हिस्से का पानी आज तक नहीं मिला। किसी पीटीआई के दोस्त ने इस इशू पर सिंध हुकूमत का हाथ नहीं बटाया। पानी की तकालीफ से नहीं निकले थे, गैस का मसनूई बहरान पैदा किया। सिंध पाकिस्तान की 70% गैस प्रोड्यूस करता है, सिंध के अंदर गैस नहीं। फेडरल ट्रांसफर सिंध का हक है, उसका 28% शॉर्टफॉल है, तकरीबन 92 अरब रुपए बनता है। हमारा पानी आपने बंद कर दिया, हमारी गैस आपने बंद कर दी, पैसे भी आप हमारे बंद कर रहे हो। महलाती साजिश छोड़ दें, ज़्यादा उन्होंने इस तरह शोर मचाया, पंजाब और वफाक में उनकी हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। सिंध हुकूमत सदर का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था, जिसको आप गिरा देंगे। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने रद्द अमल में सिर्फ यहाँ तक बात नहीं की है, मजीद उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत सदर का गैर कानूनी रेस्टोरेंट नहीं है जिससे कोई गिरा दे। इससे तो आप समझ गए होंगे कि वो किसे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक को खबरदार ही नहीं किया है बल्कि शिकायतों के अंबार भी लगाए। कह रहे हैं 5 माह गुजर गए, सिंध का पानी नहीं मिला है, गैस का मसनूई बहरान पैदा कर दिया है, सिंध के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोनों जमातों का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी सिंध का जवाब पंजाब और वफाक में देने के लिए तैयार बैठी है, जबकि पीटीआई भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। जाली अकाउंट्स केस में वफाकी हुकूमत ने तमाम अफराद के नाम फौरी तौर पर ECL से न निकालने का फैसला किया। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि ECL में शामिल नामों का जायज़ा काबीना कमेटी लेगी। लिस्ट में शामिल नामों का इनफरादी तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना को ECL लिस्ट में नज़रसानी की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रवैया भी कुछ कम जारहाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी की बद्दुआ है, किसी माँ की बद्दुआ है जो पीपल्स पार्टी को ले डूबी है। ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ECL के ऊपर डालने पर नज़रसानी होनी चाहिए। इस मटेरियल को देख कर ही फिर फैसला करेंगे। उनको अच्छी तरह पता है पैसा किधर गया, इसलिए किसी की बददुआएं हैं जो इनको ले डूबी हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि कराची में डेवलपमेंट के लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत काफ़ी गर्म चल रहा है। साल तब्दील हुआ है लेकिन हालात और मामूलात रोज़ाना की बुनियाद पर पिछले 2 दिन से एक ही जैसे हैं। इस पर बात करने के लिए आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। आमिर हसन साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेती हूँ। सर, PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा नहीं आया तो सिंध हुकूमत चलने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है कि वफाक और पंजाब में हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। होने जा क्या रहा है आखिर? बहुत शुक्रिया जी। कुछ भी नहीं होने जा रहा। असल में ये नाअहल लोग हुकूमत में आ गए हैं। अगर आप इनके वज़रा जिनका जिक्र आप पिछले 10-15 मिनट से कर रही हैं, इनको देखें, इनका रिकॉर्ड मंगवाएं, इनका तालीमी रिकॉर्ड, इनका ख़ानदानी रिकॉर्ड, तो आपको समझ आएगी कोई भी स्टेबल आदमी नहीं है। कोई भी मेरे ख्याल से ना अच्छा तालिब इल्म रहा है, ना अच्छा कोई शख्स रहा है। ये बस इसी किस्म की फजूलियात और लगवियात हैं जो ये कहने के लिए आ जाते हैं। असल में ये सारे वो बिगड़े बच्चों का एक ग्रुप था जिनका हीरो एक प्ले बॉय था इमरान खान, और ये उसकी तस्वीरें लगाते थे जो वो मॉडल्स के साथ या एक्ट्रेसेस के साथ उसकी आती थी। तो अब ये समझे हैं कि हुकूमत भी शायद इसी तरह होती है। इन्हें हमें ये समझाना है कि पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। वो कोई ये कैलेंडरों का, प्ले बॉयज़ का कोई क्लब नहीं है जहाँ पे आप यहाँ इस किस्म की गुफ्तगू फरमाएंगे। हम इनसे तवक्को रखते हैं कि वज़ीर इत्तलात साहब बताएंगे, हमें इत्तलात फराहम करेंगे कि फ़लाँ मिनिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है, फ़लाँ मिनिस्ट्री ने क्या बेहतरी की है,
पाकिस्तान के लोगों के लिए जो ये वादे करके आए थे, इन्होंने ये क्या किया है, ये कुछ नहीं बताते हैं। और ये कहते हैं जी फलां ने किसी की माँ की बद्दुआ लग गई। भाई आपके मुंह से ये लफ्ज़ जचते हैं? हमारी तो जो सियासी वर्कर होता है वो कहता है कि नज़रिया और सियासी जमात माँ होती है, और जिसने चंद सालों के अंदर 5 माएँ बदली हों वो माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है। मेरे ख्याल से ये वज़रा कम, भांड ज़्यादा हैं, गवैये ज़्यादा हैं और ये तमाशबीन ज़्यादा हैं। और इन लोगों ने एक ये बगल बच्चे हैं सारे, पता नहीं कहाँ से आ गए। बदनसीबी है इस मुल्क की कि इस मुल्क में वाडा जैसे, फवाद चौधरी जैसे, चौहान जैसे ये लोग, पहले एक वो तमाशा था शेख रशीद, आमिर साहब जो बातें आपने की हैं और जिस तरह से आपने बात का आगाज किया था, आमिर साहब माफ कीजिएगा कता कलामी मैं आपको कर रही हूँ, जिस तरह से आपने बात का आगाज किया, आपने कहा ये तमाम लोग आते हैं और सिर्फ लग़वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो सर आपकी अपनी सारी गुफ्तगू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे मिले और ऐसे रहे कि आपको भी शायद ख्याल करना चाहिए था कि आप एक नेशनल टीवी पर बैठ के बात करें। बहरहाल मुझे बताएं, सर आपको मैं रिकॉर्डिंग दोबारा भेज दूंगी तो आप सुन लीजिएगा। सर पर्सनल बातें ना करें, सर पर्सनल अटैक्स किसी के लिए ना करें। मेरी एक लफ्ज बताएं। देखिए पर्सनल बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। मैं बात कर रहा हूँ इशूज के ऊपर। क्या वजीर इत्तलात का काम नहीं कि हमें इस वक्त वो बताए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस स्टेज के ऊपर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या हाल है, हम आलमी तन्हाई का शिकार हैं। अब जरा मुझे रमेश साहब की जानिब जाने दीजिए। सर मुझे अब रमेश साहब की जानिब जाने दीजिए। सर रमेश साहब से मुझे बात करने दीजिए। आमिर साहब एक मिनट बात करने दीजिए, सिर्फ एक मिनट। बिल्कुल मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। सर रमेश साहब भी साथ मौजूद हैं, उनका मौका भी मुझे लेने दीजिए। रमेश साहब, सर आपने जी सर मैं आपकी जानिब आ गई हूँ। सर आप मुझे बताइए कि जिस तरह से महाजराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, अभी आमिर हसन साहब की आपने बात सुनी, गुज़िश्ता रोज भी जब पीपल्स पार्टी बात कर रही थी तो वो कहती है कि जो एक्शन किया जाता है या जो बात की जाती है पीटीआई की जानिब से, हम उसका रिएक्शन देते हैं। तो सर ये एक्शन रिएक्शन ही चलता रहेगा या फिर मुल्क के लिए भी कुछ होगा? रमेश कुमार साहब देखिए, पहले तो किरण आपने आज गलती ये की है, मुझे जब आपने बुलाया तो आमिर हसन के बुलाया था तो आप फवाद चौधरी को बुलाती, आप फयाजुल हक चौहान को बुलाती, जैसी जबान में इसने बात की है उस जबान में वो बात करता और जवाब देता। कम से कम हम जैसे बंदे को तो नहीं बुलाते ना, हम तो ऐसी बात नहीं कर सकते। नहीं हमें माँ बाप ने सिखाया है, नहीं हमें अपने मजहब ने सिखाया है। तो एक चीज, दूसरी चीज ये मैं समझता हूं जो भी आपने इंट्रो के अंदर बातें की है, मैं उस सारी चीजों से डिसएग्री कर रहा हूं। ये मैं समझ चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे पीपुल्स पार्टी की तरफ से हो। ये जो बातें जो की जाती हैं अवाम सफर करती हैं, ये मैं इन चीजों से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इश्यूज हैं सिंध के अंदर, बहुत इश्यूज हैं। पीपुल्स पार्टी के अगर इश्यूज थे 2008 से 2013 तक तो पीपुल्स पार्टी का सफाया हो गया 2013 की इलेक्शन में, 2018 में और इलेक्शन में सफाया हो गया कि दूसरों से बिल्कुल गायब हो गई। तो ये जमहूरियत का सिस्टम चलेगा तो गायब हो जाएगी। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केसेस चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट लेट डिसाइड, क्या करती है एहतसाब डिसाइड, एहतसाब अदालतें क्या करती हैं, वो कहां जाता है। मैं समझता हूं कि जिस किस्म की लैंग्वेज चाहे हमारे 2 मिनिस्टर की तरफ से इस्तेमाल की गई या रिएक्शन में उनकी तरफ से इस्तेमाल की, इन चीजों से मुल्क जो है वो और सफर करता है, अवामी मसले मसाइल और सफर करते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आप मीडिया वालों का भी काम ये कि आप ऐसे पॉजिटिव लोगों को लेके आए जो दोनों को सही बात कर सके, मगर वही एब्यूज लैंग्वेज सुनना, वही एब्यूज लैंग्वेज, और हमारे कानून तक भी ऐसी अभी तो मैं टीवी चैनल पे होता तो मैं उसको बंद कर देता, मगर वो आवाज मेरे कानून में जाए तो मैं उस कानून को कहां लेके जाऊं। मैं किस तरीके की ये एब्यूज लैंग्वेज यूज की जाती है, कम से खुदारा इन चीजों का ख्याल करें। आप जो एंकर है वो भी उन लोगों को नहीं बुलाया करें जिसको तमीज नहीं हो के बात कैसे की जाती है। ठीक है सर, पॉजिटिव लोगों की आपने बात की, मैं समझता हूं कि गलत चीजें किरण गलत है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई किसी को चोर कहे, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी को जो वो बच्चा कहे। कौन बड़ा है कौन छोटा है वो अल्लाह की जात बड़ी है। आप क्यों किसी के बारे में रिमार्क्स पेश करते हैं? कोई हक नहीं था फैसल वाडा का, कोई हक नहीं था मुर्जाबाब का, या कोई हक नहीं था ये मौलाबख्श चांडियों का। ये आपस में दोनों तरफ से जो जबान इस्तेमाल की गई है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को अपना फोकस रखना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को अपना फोकस करना चाहिए। रही बात ईसीएल की,
ईसीएल के अंदर देखो 172 नामों के जो नाम डाले गए, तो एक एफआईए की रिकमेंडेशन आई, क्योंकि 24 तारीख को मैं कोर्ट में मौजूद था। 24 तारीख को मैं कोर्ट में मौजूद था, तो एफआईए ने वहां पे जब रिपोर्ट पेश की, जीआईटी ने रिपोर्ट पेश की, तो ये इसका नाम ईसीएल में दे दो। तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आप उसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करें। इंटीरियर मिनिस्ट्री को इन्होंने रिकमेंडेशन भेजी और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 172 नाम ईसीएल में डाल दिए, जबकि मैं समझता हूं उनको चीफ एग्जीक्यूटिव जो सिद्ध का था मुराद अली शाह, उसके नाम के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए थी, उसका नाम नहीं डालना चाहिए था। मगर आज जब नजरसानी हुई, तो नजरसानी के बाद भी अगर कोई चीजें ऐसी मिली, तो एक रिव्यू कमेटी बनी हुई है पहले इंटीरियर की तरफ से, और उसको उन्होंने भेजे हैं कि वो वहां पे रिकमेंडेशन फाइनल करके भेजे। तो हाँ, मैं समझता हूं अगले हफ्ते तक वो आ जाएंगी फाइनल होके कि किसका नाम ईसीएल में रखना है या किसका नहीं होना। ठीक है, मगर सर मुझे आमिर साहब से बात कर लीजिए। मुझे अब रिस्पॉन्ड करने देना, इतना टाइम आपने उन्हें दे दिया। बिल्कुल सर, उससे पहले आपको भी मैं अच्छा खासा टाइम दे चुकी हूँ, इसीलिए उनको टाइम देना भी जरूरी था। सर आप रिस्पॉन्ड कीजिए आमिर साहब। जी, पहली बात तो ये है, ये जो बड़े मीठे लहजे में रमेश कुमार साहब भेस बदला के बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं इनकी नजर गालिब का एक शेर करता हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कोशिश की कर रहे थे। गालिब कहता है कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी, यही तो आपको पता आराम से रमेश कुमार साहब दोनों के लिए, रमेश कुमार साहब आपके लिए पीपल्स पार्टी के दीगर जो मेहमान आते हैं वो आपकी पॉजिटिविटी की तारीफ करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, अब जरा प्लीज मुझे बात तो करने दें। रमेश साहब, आमिर साहब मुझे बात करने देना, इस शोर तो तरीका नहीं है। ठीक है रमेश साहब, आप प्लीज इंतजार करें, आमिर साहब को बात कंप्लीट करने दें। जी आमिर साहब, वो गालिब कहता है कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है, मरे बुत खाने में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। और ये वो शख्स है जो, यार अपना मुंह बंद करे ना, ये तरीका नहीं है। सर आराम से सर, मैं बिल्कुल कह रही हूँ रमेश साहब, सिर्फ बात सुन लीजिए आमिर साहब की, आपको मैं वक्त दूंगी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आमिर साहब कंप्लीट करें। जी, ये वो शख्स हैं जिन्होंने हर हुकूमत में अपना ज़मीर बदला है और जिन्हें हरफे आम में अवामी जुबान में लोटा कहते हैं, आमिर साहब प्रॉब्लम ये पहला सवाल भी मैंने आपसे किया था, फिर आप पर्सनल अटैक और ये बैठ के हमें लेक्चर दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह क्या करें, आमिर साहब वो ऐसे शख्स को ये लेक्चरर बन गए हैं जिनका कोई ज़मीर नहीं है, जिनका कोई किरदार नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। आमिर साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ, रमेश कुमार साहब प्लीज इशू पर बात कर लीजिए। एक शख्स हर दफा नजरिया बदलने वाला हमें लेक्चर देगा। अरे भाई अपनी बात करें। ठीक है सर, आप इशू पर बात कर लीजिए, रमेश कुमार साहब को छोड़िए, आप इशू पर बात कर लें। नहीं बोलने दूंगा फिर इनके मामले पे। आमिर साहब आप मुझे सवाल करने दीजिए और आप इशू पर बात करें। एक दूसरे पर आप पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं सर। अगर आप लोग खामोश नहीं हो रहे हैं तो मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। आप लोग ठंडे हो, हम वापस आते हैं, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तलखियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और उसकी एक छोटी सी झलक आपने ब्रेक से पहले प्रोग्राम में भी देख ली है। इस वक्त रमेश कुमार साहब भी साथ मौजूद हैं और आमिर हसन साहब भी साथ मौजूद हैं। कोशिश करूंगी कि दोनों का अलग अलग मौक़िफ़ लिया जाए, क्योंकि जो तलखियां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो ब्रेक के दौरान भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो रमेश कुमार साहब, सर आपसे दोबारा बात का आगाज़ करती हूँ। सर, इमरान खान साहब इस्मा सिंध का दौरे पर आ रहे हैं, सियासी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। आपको लगता है ये जो मामलात इस वक्त खराब हो रहे हैं, इसमें कोई बेहतरी की कोई उम्मीद है रमेश कुमार साहब? किरण, बात सिंपल में ये है, मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने मैनिफेस्टो के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर एक तंग नजरी लेके पीपुल्स पार्टी पीटीआई के ऊपर टारगेट हो, पीटीआई जो है वो पीपुल्स पार्टी के ऊपर टारगेट हो, ये चीजें मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर इश्यूज बहुत हैं और मैं हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो जूनियर हैं, मैं उनको भी समझाता रहता हूं कि कम से कम एथिक्स जो है, सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है। मेरे लिए मेरे भाई ने पहले कहा कि ये पार्टी बदलता है, मैं पार्टी बिल्कुल मैंने बदली।
मगर मैंने अपना जमीर उधर भी जिंदा रखा, इधर भी जिंदा रखा। जब उधर था तब भी सच बोलता था, यहां पे भी सच बोलता हूं। और मैं समझता हूं जो पार्लियामेंटेरियन है, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो भी अपने पार्टीज के अंदर सच बोलें। वो उनको बताएं कि अवामी मसले मसाइल क्या हैं। अगर उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे, रिड्रेसल नहीं होगा। जब तक हम मसलों को समझेंगे कि नहीं कि मसले क्या हैं, तब तक उसके मसलों का नहीं होगा। सिंध के अंदर इश्यूज हैं। सिंध के अंदर आप समझें कि 11 सालों के अंदर पीपुल्स पार्टी की जब से हुकूमत आई है, सिंध के अंदर बहुत तबाही हुई है। आपने थर के हवाले से भी देखा, मैं चीफ जस्टिस को जब लेके गया वहां पे, कैसे हालात खराब थे। अच्छा रमेश कुमार साहब, छुपे हुए नहीं है, मगर उसके लिए भी ये कौन से लोग हैं सर जो पीपल्स पार्टी के या फिर सिंध के लोग हैं जो पीटीआई से राब्ता कर रहे हैं, आपके इल्म में है कौन लोग हैं सर? बिल्कुल मेरे इल्म में, मैं उन 20-22 लोगों को जानता हूं जो पीटीआई के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो पीटीआई के साथ लिंक में है। मगर मैं फिर ये कहूंगा कि पीटीआई हमारी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए कि हम किसी की हुकूमत गिराएं और वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद थे 2 रोज पहले और आपके नाम को कोट करके वो कह रहे थे। रमेश साहब बात सुन लीजिए, रमेश साहब बात सुन लीजिए। 2 दिन पहले आजिज दामरा साहब साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि रमेश कुमार साहब मेरे साथ एक शो में मौजूद थे और वो कह रहे थे कि ये बात बिल्कुल गलत है, कोई भी लोग राब्ता नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप आज साथ मौजूद है, आप कह रहे हैं 20 से 22 लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने राब्ता किया। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। मेरे साथ आजिज दामरा बिल्कुल एक प्रोग्राम में था, उधर भी मैंने उनको कहा था कि बिल्कुल लोग हैं, मगर पीटीआई का, फेडरल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए कि किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को गिराए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑटोमेटिक, जब पीपुल्स पार्टी के हालात जो आगे देखने में आ रहे हैं, जो जेआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो आगे जो देखने में आ रहे हैं, वो अंत वो ही नजर आएगा। जैसे फेडरल में से निकल के एक प्रोविंशियल सिंध तक पहुंच गई, इसी तरीके से सिंध से भी निकल जाएगी। आगे 8 महीने के बाद लोकल बॉडीज भी आ रही है, मगर ये हमारा इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए। हमारा इनिशिएटिव होना ये चाहिए कि अवामी मसले मसाइल क्या हैं। बिल्कुल सर, और जिस पर बात नहीं हो रही है पिछले कई सारे दिनों से कि अवामी मसले मसाइल हैं क्या, ना वो पीटीआई की जानिब से हो रही है, ना वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हो रही है, एक दूसरे पर महाजाराई हो रही है। सर मुझे बता दीजिएगा, ये फैसल वावडा साहब की जानिब से कहा गया है कि उनकी वजारत की जानिब से कोई भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश नहीं होगा। तो सर ये पीटीआई हुकूमत का फैसला है या फिर ये फैसल वावडा साहब की ज़ाती राय है? मुझे समझ में नहीं आता। मैंने खान साहब को भी कहा है और ये जो हमारे जो पहली मर्तबा जो मिनिस्टर बने हैं उनको कम से कम पार्लियामेंट के रूल समझना पड़ेंगे। कमेटी के अंदर अगर कोई भी वहां से कॉल आती है और इस तरीके से पेश नहीं हो, ये इम्पॉसिबल बातें हैं। बात वो करें और हम भी उस चीजों को दोहरा देते हैं। उन चीजों को दोहराने की भी जरूरत नहीं है। ये इमेच्योर स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और यही चीजें हैं जो हमारी हुकूमत को भी खराब कर रही है कुछ चंद वज़रा की स्टेटमेंट की वजह से। चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध में भी ऐसी चीजें हो रही है और चाहे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी 2-3 वज़रा की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट हो रही है। 2-3 के नाम बताएंगे सर, कौन लोग हैं जो राब्ते में है पीटीआई से? देखिए, मैं ऐसे नाम किसी का एक नेशनल टीवी प्रोग्राम के ऊपर लेके किसी की तजलील करूं, ये मेरा काम नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि इस वक्त जो जिसके पास है मगर इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नाकामी जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अभी भी सिंध के अंदर जो सर वो 20-22 लोग, देखिए मैं समझता हूं जो लोग जो वहां पे छोड़ना चाहते हैं वो राब्ता कर रहे हैं, मगर हमें आज भी उसकी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। हमारे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर चैलेंजेस बहुत हैं, हमें उन चैलेंजेस को फोकस करना चाहिए। जो मसले मसाइल है उनको फोकस करना चाहिए कि हम अवामी मसले मसाइल देखें और उसके रिड्रेसल की तरफ जाएं। हमारा कभी भी सिंध गवर्नमेंट को गिराने का नहीं सोच है और नहीं होनी चाहिए। 2-3 वज़रा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे बहुत हला गुला हो गया है, वो बंद होना चाहिए। इससे अगर बंद नहीं हुआ तो इससे और जो है वो खराब होगी। रोजाना मीडिया के ऊपर नेगेटिव चीजें आएंगी जो मुझे अच्छी नहीं। रमेश कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। आमिर हसन साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब दौरा करने जा रहे हैं सिंध का, और अभी जो रमेश कुमार साहब साथ मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि 2-3 लोगों की, 2-3 वज़रा की राय जो बातें हो रही हैं सिंध हुकूमत के हवाले से क्या समझते हैं आप? सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी इस दौरे को कैसे देख रही है, क्या समझ रहे हैं आप, क्यों दौरा किया जा रहा है? देखें किरण साहबा, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई बादशाहत है, ना कोई आमरीत है, और ना कोई बाहर से महमूद गजनवी ने पाकिस्तान फतेह किया है।
पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, बुरी है, अच्छी है, लेकिन यही निज़ाम है। लोग वोट देते हैं और वोट के ज़रिए हुकूमत बनती है। अब सिंध के अंदर 2 असम्बलीज़ हैं जहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी मिली है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमें सिंध के अंदर और KPK के अंदर PTI को। इसके अलावा 3 मखलूत हुकूमतें हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में और मरकज़ में। अब मुझे बताएं कि हमारी हुकूमत अक्सरियती हुकूमत है, इनकी मरकज़ में हुकूमत अक़लियती हुकूमत है, पंजाब में 2 वोटों से, मरकज़ में 6 वोटों से, और ये हमला आवर हो रहे हैं जमहूरियत के ऊपर, आइन के ऊपर, एक आइनी हुकूमत के ऊपर। और वज़ीर आला कौन है? हमने कोई बुज़दार वज़ीर आला नहीं बनाया, हमने पढ़ा लिखा बेहतरीन, आज भी चारों चीफ मिनिस्टर्स में सबसे एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर है, और ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो दोबारा मैंडेट लेके आया है। पिछले 2 साल उसने खिदमत की, सिंध के अवाम ने पहले से ज़्यादा सीट्स दे के उसे भेजा। अब ये है कि अवाम का फैसला चलेगा या किसी फ़र्द वाहिद की मर्जी चलेगी, या 3-4 लोग बदजुबानी करेंगे और उनकी बदजुबानी के ऊपर मुल्क को ये हाईजैक कर लेंगे। इश्यूज़ ख़त्म। हम क्यों इश्यूज़ पे बात नहीं करते? हम बात कर रहे हैं बिजली के ऊपर, हम बात कर रहे हैं गैस के ऊपर, हम बात कर रहे हैं पानी के ऊपर, हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, हम बात करते हैं इकोनॉमी के ऊपर। हम इन्हें पार्लियामेंट के अंदर दावत देते हैं कि खुदा के लिए आएँ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। अब मेरी बात सुने किरण, और इंसाफ से बात कीजिएगा कि जब ये असेंबली धांधली के बावजूद मार्ज़ वजूद में आई, तो उस वक़्त PMLN ने और MMA ने फैसला किया कि वो असेंबलियों में नहीं जाएंगे। हम वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थे कि हमने उनकी मिन्नत की, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्हें पार्लियामेंट में लेके आए। और अगर हम तीनों जमातों के वोट जमा करें तो हमारे तकरीबन 60-70% वोट बनते हैं और इनके 30% वोट बनते हैं। और हमने चाहा कि पार्लियामेंट आगे बढ़े, जमहूरियत आगे बढ़े। हम पे इल्ज़ाम लगा फ्रेंडली ऑपोजिशन होने का, हम पे इल्ज़ाम लगा कि आप इमरान खान की हुकूमत बनवा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि जिसकी भी सीटें ज़्यादा हैं, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा कर चुके हैं कि जिसे लोग मैंडेट देंगे वो गवर्नमेंट बनाएगा। अब मुझे बताएं कि हमने किस दिन इनकी हुकूमत तोड़ने के लिए कोई बात की? हालांकि इनकी हुकूमत तोड़ना अहम जमहूरी है, ताउन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से सर पानी, गैस और दीगर शिकायतें की हैं। सर मुझसे सवाल ले लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि सिंध के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लिया जाएगा। सर, शिकायतें तो मिल गई आप लोगों की तरफ से। देखिए, बात भला क्या है, हम किसी की हुकूमत नहीं, लेकिन देखें हमारा ये जमहूरी हक है, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी PTI को नहीं मिली मरकज़ और पंजाब में, ये मांगे तांगे की हुकूमत है। अब इनके मेंगल साहब अगर नाराज़ होते हैं, MQM नाराज़ होती है या PMLQ नाराज़ होती है, तो वो अलहदा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमारे साथ अलाइंस करके भी गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो इसलिए बात यह है कि हम तो जमहूरी बात कर रहे हैं, ये गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर अखलाकी बेज़मीरी की बात कर रहे हैं कि हम आपके अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, उससे तोड़ेंगे, जो कि गैर आइनी बात है। अगर आप किसी की पार्टी के बंदे को तोड़ते हैं तो वो डिसक्वालीफाई होगा, वो वज़ीर आला के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। तो मेरी आप लोगों से, मीडिया वालों से, कि आप रायनामा बनाते हैं, आप बुरे को तो बुरा कहें। जो एक बंदा गैर आइनी बात कर रहा है, गैर जमहूरी, गैर कानूनी गुफ्तगू, और कोई आम बंदा नहीं कर रहा, वहाँ का गवर्नर करता है, वहाँ का कायदे इस पर इख्तलाफ करता है, यहाँ के वफाकी वजीर करते हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ से कोई वायसराय आएगा और आके किसी हुकूमत को गिरा देगा बिला वजह। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स नहीं सुने कि हम तुम्हें गैर आइनी काम नहीं करने देंगे, हम गवर्नर राज को उड़ा के रख देंगे? क्या उन्होंने JIT को नहीं कहा कि इन्होंने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है? क्या ECL में नाम आने पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर नहीं किया था कि इस पर नजरसानी करें? और आज इस गवर्नमेंट ने, इस कैबिनेट ने ढिठाई के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस जी बिल्कुल फौरी तौर पर नाम निकालने का भी फैसला किया गया। अब देखना ये होगा कि सर अब आगे पीपल्स पार्टी आप लोग हिकमत अमली क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साथ मौजूद थे। आप अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी क्योंकि वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। राव अनवार के हवाले से बात करते हैं। पाबंदी लगाई जाए, IG से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जनाब राव अनवार को कराची पुलिस की पुरअसरार शख्सियत कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जनाब की कारकर्दगी का, उनकी तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राव अनवार साहब क्लर्क भर्ती हुए थे और बड़ी तेज़ी से तरक्की की थी मौसूफ ने।
इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से बड़े मशहूर हुए थे और एक मुबैना मुकाबला राव अनवार के गले पड़ गया। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में मुअत्तल राव अनवार जनाब नौकरी पर बहाल तो नहीं हुए, लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म हो गई। उनके करियर पर आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, उसके बाद आगे चलकर बात करेंगे। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर ये है अनवार अहमद खान उर्फ राव अनवार। 1981 में बतौर क्लर्क सिंध पुलिस में मुलाजमत शुरू की। 1982 में ASI बना दिया गया। 90 की दहाई में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो राव अनवार ने भरपूर किरदार अदा किया। एयरपोर्ट के करीब MQM के फारूक दादा समेत दीगर मुकाबले में मारे गए तो राव अनवार को इनाम से नवाजा किया। 2008 में पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत आया तो एक बार फिर एंट्री हुई। कामरसे में DSP और फिर SP रैंक पर तरक्की दे दी गई। आसिफ जरदारी से करीब होने पर 2011 में SSP मलीर तैनात किया गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की खत्म करके सब इंस्पेक्टर रैंक पर वापस भेज दिया। गुर्बत काम आ गई। साबिक सदर जरदारी ने SP और फिर SSP मलीर के ओहदे पर बहाल किया। 13 जनवरी 2018 नकीबुल्लाह कत्ल केस से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का सवाल शुरू हुआ और फिर मुअत्तली मुकद्दर में आई। केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है और राव अनवार जमानत पर है। 1 जनवरी 2019 राव अनवार की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई, मगर राव अनवार मुलाजमत में तौसी के लिए कोशा है। 1 जनवरी 2019 को राव अनवार की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई, लेकिन जनाब का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि राव अनवार मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए सरगर्म है। फैसल शकील ब्यूरो चीफ कराची प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, आपको मैं वेलकम कहूँगी। राव अनवार क्लर्क भर्ती हुए, बड़ी तेजी से तरक्की की, शोहरत उन्हें पुलिस इनकाउंटर्स से मिली, यही तरक्की का राज था? जी बिल्कुल किरण, उनकी तरक्की का राज ही यही था। वो 1981 में किमाड़ी पुलिस क्वार्टर में रहते थे और वहीं जो है वो क्लर्क भर्ती हुए। उसके बाद वो ASI 1982 में ASI भर्ती हुए और वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। 82 के बाद जैसे ही 92 का ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें उन्होंने जो है वो मुश्तबा मुबैना पुलिस मुकाबलों में शोहरत हासिल की। MQM से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक दादा समेत दीगर अहम दहशतगर्द, जिसमें 70 के करीब जो दहशतगर्द थे, वो उन्होंने मुबैना मुकाबलों में मारे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी भी की और उस इंक्वायरी के दौरान उन्हें गिल्टी भी करार दिया था। और उस बाद जब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है वो उनका तबादला इंटीरियर कर दिया गया। जब ये जरदारी हुकूमत दोबारा आई है तो फिर उसके बाद से राव अनवार के ऊपर नवाजिशात शुरू हुई हैं। वो जो है इंस्पेक्टर से एकदम DSP बने और DSP बनने के बाद SP, और SP भी इतने ताकतवर जो कि IG के तबादले कराता हो, तो इतने बाअसर थे वो, क्योंकि उनके जो है वो सदर जरदारी जो साबिक सदर थे उनसे करीबी मरासिम थे और ख़ास पार्टियों में जो है वो सदर जरदारी के साथ देखे गए। ईद की नमाज यहाँ तक के उन्होंने जो है वो सदर जरदारी के साथ पढ़ी, ऐसी तस्वीर भी सामने आई। और जरदारी साहब ने उन्हें अपना बच्चा भी करार दिया था, बहादुर बच्चा, वो इसीलिए उनकी क़ुर्बत थी। सिंध पुलिस में वो उनको कह दें कि वो बेताज बादशाह थे। तकरीबन 9 साल मलीर के एक ही डिस्ट्रिक्ट में SSP रहे और सारे मुकाबले भी वहीं होते थे। जी बिल्कुल, तकरीबन 400 के करीब मुकाबले हुए इस 11 साल के दौरान, और वो जो है मलीर डिस्ट्रिक्ट में हुए, जिस पर जो है कई उस मुश्तबा मुकाबलों की दर्जनों, जिसे हम कहेंगे दरख्वास्तें अदालतों में ज़ेर समात हैं, जिस पर मुश्तबा करार दिया गया है उन मुकाबलों को। और उनका बाब जो है ख़त्म हुआ 13 जनवरी गुज़िश्ता साल, जब नकीबुल्लाह जो है वो मारा गया एक जाली मुकाबले में, और वो जो है सलाखों के पीछे गए। तो राव अनवार इस वक्त भी जो है वो बाअसर इसलिए हैं कि वो वर्दी तो अभी उनकी उतर गई, जिसको वो दोबारा पहनने के लिए सरगर्म है, लेकिन उनके बाअसर जो पुलिस एहलकार हैं वो अब भी जो है वो तैनात हैं। आपने खुद काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी वो डिटेल्स बताई कि उनके ताल्लुकात किससे कैसे रहे हैं और कहाँ कहाँ वो दिखाई देते रहे जनाब। तो अब जब वो मुद्दत मुलाजिमत में तौसी के लिए सरगर्म है, आपको लगता है कि उनकी जो ताल्लुकात हैं वो उन्हें फ़ायदा दे सकते हैं, इस मकसद में वो कामयाब हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वो पुर इत्मीनान है, उनका जो है अज़म है। और मेरी उनसे कल भी बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि मैं जो है वो
1 साल का एक्सटेंशन ले लूँगा, और इसीलिए जो है वो इस्लामाबाद में भी हैं, वो हमारे ज़रा ये बताते हैं। तो वो बाअसर हैं और इस वक्त जो है वो कोशिशों में है कि 1 साल की उनको एक्सटेंशन मिल जाए। मैं आपको बताऊं कि उनके ताल्लुकात इतने हैं कि उनके ताल्लुकात की बिना पर जो है वो IG लगते थे इस सूबे में, और अभी भी जो है वो ज़ेर इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो वो इसलिए जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएगी। फैसल, आपने जो भारी बच्चा के हवाले से इनकी बात की, तो ये और बहादुर बच्चे के हवाले से इनकी बात की, तो ये इतने बहादुर थे कि जिस वक्त ये नकीबुल्लाह का कत्ल केस सामने आया था 13 जनवरी से, जब ये शुरू हुई थी मूवमेंट और सोशल मीडिया पर जब इतना ज़्यादा शोर इस पर हुआ था, तो फिर ये जनाब भाग भी गए थे और बड़ी मुश्किल से चारों सूबों की पुलिस इन्हें ढूंढ कर निकाल नहीं पा रही थी, इतने बहादुर थे। खैर, अब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को उनका इनकाउंटर ही भारी पड़ा है। नकीबुल्लाह कत्ल केस की तफसील दीजिएगा। जी बिल्कुल, 13 जनवरी को जो है वो नकीबुल्लाह को मुबैना पुलिस मुकाबले में सुपर हाईवे पे मारा गया, उसकी रिपोर्टिंग भी हमने की थी और हमने देखा था कि वो मुश्तबा था उसी दिन से। जब ये सोशल मीडिया पर आया तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और फिर गिराहें खुलती चली गई और तमाम चीज़ें सामने आती गईं और ये वाज़े हो गया। पहले तो राव अनवर बज़िद थे कि ये मुकाबला सही है, फिर जैसे ही तमाम शवाहिद सामने आए तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि वो इस मुकाबले में शामिल नहीं थे और उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्हें जो है इस मुकाबले से गाफिल रखा गया। जब वो पहुँचे तो ये मुकाबला हो चुका था, ये राव अनवर का मौक़िफ़ था। लेकिन जो JIT हुई उस पर सनाउल्लाह अब्बासी समेत दीगर अफसरान ने ये कमेंट्स लिखे और ये चीज़ें शवाहिद से मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से सामने आई कि जो है राव अनवर राब्ते में थे और ये केस जो है वो अभी चल रहा है। बिल्कुल फैसल, और मुझे याद है अच्छे तरीके से कि आपने ही बैठकर भांडा भी ये फोड़ा था कि जब ये इस तरह के मुकाबले हुआ करते थे तो मीडिया पर पहले आ जाया करते थे, पहले मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया करते थे, उसके बाद ये मुकाबले हुआ करते थे। शॉर्टली बताइएगा, अब कुछ कमी आई है, आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई मुकाबला होने जा रहा है जब से राव अनवर की मौतली हुई है? मैं आपको हैरत अंगेज़ तौर पर बताऊं कि 13 जनवरी को ये मुकाबले हुए। जनवरी के बाद, गुज़िश्ता साल जनवरी के बाद अब तक 70% मुकाबलों में जो है वो कमी आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल शकील आपका। तो अनवर साहब जब मौतल हुए तो उसके बाद 70% मुकाबलों में कमी आ गई है और अगर 400 मुकाबलों की बात की जाए तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट में, मली डिस्ट्रिक्ट में जहां राव अनवर साहब हुआ करते थे, वहीं के थे। सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया फैसल शकील आपका। ब्रेक का वक्त हो गया है। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का एक ज़बरदस्त फैसला सामने आया, उस पर बात करूँगी। वेलकम बैक वंस अगेन जी। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस और अब नाकाबिले यकीन फैसले। अब बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं यहाँ कौमी एयरलाइन की बात कर रही हूँ। PIA की एयर होस्टेस अपना वजन कम कर लें, ये नया फैसला आया है। फ़ज़ाई मेज़बानों को हुक्म दिया गया है कि 1 फरवरी तक 25 पाउंड वजन कम करें, वरना उनकी नौकरी ख़तरे में है। कहीं ये इदारे पर खसारे के बोझ को कम करने की कोशिश तो नहीं है? इस फैसले से मुझे याद आया कि कुछ माह पहले ही तो PIA में नौजवान एयर होस्टेस की अदम मौजूदगी के सबब सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने महसूस किया था। इस हवाले से उन्होंने क्या फरमान जारी किया था, सुने उनकी बात पहले। मामला उम्र का नहीं है, मामला काम करने की सलाहियत कि कौन किसी को काम कर सकता है, नहीं कर सकता। इस वक्त बार बार उनका लोगों को बुलाना, हो सकता है उनको भी जहमत होती हो। मुझे तो फ्लाइट में शर्म आ रही थी एयर होस्टेस से कुछ मंगवाते हुए, वो तो उम्र में मुझसे बड़ी थी, ऐसा भी इन्होंने कहा था। ये वाली बात भी सुने जरा इनकी। तो ख़वातीन और उनकी उम्र को लेकर तमाम हलकों में गुफ्तगू हुआ करती है, लेकिन PIA को साल बदलते ही अपना हाल बदलने का ख्याल नहीं आया है, नहीं कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान की फ़िक्र हुई है। हालिया फैसले से एयरलाइन में सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा होगा और क्या इस मुतवक्के इजाफे से कौमी एयरलाइन के खसारे को कम किया जा सकेगा, जिसमें साल 2018 में 57 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे साथ इस वक्त PIA तर्जुमान मशहूद ताजवर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले तो सर, खसारा कम करने पर तवज्जो देने के बजाय अचानक फ़ज़ाई मेज़बानों का वज़न कम करने का ख्याल आ गया है। सर,
शिकायत आई थी क्या? किसकी जानिब से फैसला लिया गया है सर? कोई मैराथन कराने का इरादा है क्या जहाज में? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर। आपके दोनों सवाल बड़े अच्छे हैं जी, खसारे के बारे में भी और फिजाई मेजबान के बारे में भी। फिजाई मेजबानों का जी, जहां तक मैं आपसे अर्ज करूं, ये एयरलाइन इंडस्ट्री की एक रेगुलर रूटीन होती है और हमारे यहाँ भी होती है। उसमें ये होता है कि जस्ट टू कीप दी कैबिन क्रू स्मार्ट एंड स्लिम, और ताकि वो एक फिट रहें, उनका एक फिटनेस का क्राइटेरिया होता है जो कि रेगुलरली मॉनिटर होता रहता है। और उसमें जिस तरह की एक स्टैंडर्डाइज हमारे पास सिस्टम है प्रोसीजर उसका, जिसमें हाइट के हिसाब से और वजन के हिसाब से उनको जो है वो मॉनिटर किया जाता है, ताकि ये है कि वो अपनी फिजिक को मेंटेन रखें और वो गुड लुकिंग रहें, स्मार्ट रहें। तो इसके ऊपर जो होता है वो उनको तंबीह भी की जाती है कि जी वो अगर कहीं पर वायलेट हो रहा है उनका वजन के हिसाब से, तो उसको जो है ताकि वो मेंटेन रख सकें अपने आप को और फिट रख सकें। सर ये फैसला किसकी जानिब से लिया गया? सर बहुत पुरानी एयरलाइन है, आजकल की एयरलाइन तो है नहीं सर, अचानक अभी अभी ये फैसला आया और अभी अभी आपने ये भी बताया कि तो पहले से ही चला आ रहा है। हाँ जी, ये रेगुलर प्रैक्टिस है, इसमें ऐसी बात नहीं है। और बात ये होता है कि मॉनिटरिंग थोड़ी जरा हल्की हो जाती थी या इस पे कोई प्रॉब्लम आते थे, तो ये है कि हमने एक नए सिरे से एक चीज शुरू की है, मतलब वही चीज है लेकिन नए उससे फरवर से या नए टेम्पो से शुरू किया है, ताकि ये है कि हम अपने क्रू को सही तरीके से मॉनिटर रख सकें, क्योंकि लोगों की भी शिकायत अभी आप मेरे अच्छा सर ऐसे कितने क्रू मेंबर हैं सर जो अपना वजन बढ़ा चुके हैं, जिनको जरूरत है कि वो अपने 25 पाउंड से ज्यादा वजन कम करें? कितने क्रू मेंबर हैं, ये तो पता होगा आपको? अच्छा जी, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्रू है वो तकरीबन 1800 से शायद 2000 के लगभग है। इनकी तादाद ज्यादा नहीं है। अच्छा, वजन के बारे में मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं मैं कि जो मुकर्ररा वजन होता है किसी एक हाइट के हिसाब से औरत या मर्द का, उसमें अगर 30 पाउंड से ज्यादा, जो कि रफली मेरे ख्याल में 25-30% बनता होगा, 30 पाउंड से ज्यादा अगर वजन हो तो फिर उनको ये कहा जाता है कि जी वो अपना वजन आप कम करें। और जो भी हमने सर्कुलर निकाला है, मीडिया में शायद उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया, उसमें ये था कि वो मुश्किल जी 2 किलो पर मंथ सर 1800 से 2000 लोग हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ उनमें कितने लोग हैं जिनके लिए ये है ये नोटिफिकेशन? काफी कम है। कितनी तादाद है? काफी कम है उसमें। कितनी तादाद है सर, कितने लोग हैं? नहीं बता सकूंगा, क्योंकि जाहिर है कि हमारे बेसिस हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, तो हर बेस के ऊपर ये अलग अलग मॉनिटरिंग होती है, लेकिन बहरहाल तादाद इनकी जरा कम ही है, कोई इतनी खतरनाक सूरत हाल। तो सर ये बगैर देखे और बगैर अभी जांचे के कितने लोग हैं 1800-2000 में से जिनके लिए ये जरूरी है कि वो अपना वजन कम करें और सिर्फ उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया, बगैर के देखे सोचे समझे ये फैसला फौरी तौर पर कर लिया गया है? नहीं, 1 महीने का वक्त नहीं है जी, 6 महीने का वक्त है। सर फरवरी में निकाल दिया जाएगा सर? नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये है 6 महीने का टाइम है। जिनका अगर वजन 30 पाउंड से ज्यादा है उनको 6 मंथ दिए गए हैं, यानी हर महीने वो 5 पाउंड के हिसाब से 2 किलो। सर ये बता दीजिए कि ये फिटनेस का ख्याल अपनी जेब पर अपने खर्चे पर रखेंगे या फिर इसके लिए भी आप कुछ उनको कोई सर्विसेज देंगे? दोबारा अपना सवाल कीजिएगा जी। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये सर्विसेज जो उनको मुहैया की जाएंगी या जिम ज्वाइन किया जाएगा, वजन कम करेंगे, कैसे क्या आप उनके लिए उनको फैसिलिटेट करेंगे या फिर अपनी जेब पर करेंगे? हाँ देखिए जी, उसमें 2-3 मतलब तरीके होते हैं। एक तो उनकी डाइट के हिसाब से उनको बताया जाता है कि जी आप अपनी डाइट में मुख्तलिफ जो चीजें जो कि वजन बढ़ाने में मुआवन साबित होती हैं उनसे परहेज करें, और इसके अलावा ये है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूद ताजवर साहब आप साथ मौजूद थे, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।